आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, दक्षिण अफ्रीका में सूट बूट पहनने वाले एक युवा वकील से लेकर भारत में एक साधारण धोती पहने राष्ट्रपिता तक का उनका यह सफर कितना प्रेरणादायक रहा होगा। आज हम महात्मा गांधी के जीवन, उनके सत्याग्रह के दर्शन और आत्मनिर्भरता की उस कालजयी कहानी को गहराई से समझेंगे। तो इस पूरी चर्चा को हमने कुछ अहम हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे सत्याग्रह के जन्म से, फिर भारत में उनके शुरुआती आंदोलनों को देखेंगे, उसके बाद दांडी मार्च की ऐतिहासिक यात्रा, फिर भारत छोड़ो की अंतिम लड़ाई और आखिर में उनके उस आर्थिक दर्शन पर बात करेंगे जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, सत्याग्रह का जन्म। किसी भी महान क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ों को समझना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, 1893 की वो घटना कितनी दिलचस्प है। पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर जब एक युवा वकील को प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद सिर्फ नस्लीय भेदभाव के कारण ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो वो सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं था। दरअसल उसी एक घटना ने एक ऐसी नैतिक जागरूकता को जन्म दिया जिसके कारण 1906 में पहला सत्याग्रह हुआ और फिर 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। अब सवाल उठता है कि यह सत्याग्रह आखिर है क्या? क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा था? जी नहीं, इसका सीधा सा मतलब है सत्य का आग्रह या सत्य बल। ये आत्मबलिदान और शांतिपूर्ण संवाद का एक बहुत ही गहरा और नैतिक तरीका था। अन्याय के खिलाफ खड़े रहना, लेकिन बिना किसी हिंसा के। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जहां हम भारत में उनके प्रारंभिक आंदोलनों पर नजर डालेंगे। 1915 में भारत लौटने पर उन्होंने तुरंत कोई आंदोलन शुरू नहीं किया, बल्कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह मानकर उन्होंने पूरे 1 साल तक भारत का भ्रमण किया। उन्होंने जमीनी हकीकत को करीब से समझा और फिर एक के बाद एक बेहद सटीक और सफल आंदोलनों की शुरुआत की। सबसे पहला बड़ा कदम था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। वहां तिनकठिया प्रणाली के तहत किसानों को जबरन नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जब स्थानीय नेता राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी वहां पहुंचे, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर उन गरीब किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। इस अद्भुत जीत के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। उन्होंने अपनी रणनीति को कितनी तेजी से हालात के हिसाब से बदला, ये देखना वाकई कमाल है। चंपारण के ठीक बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया, चाहे वो मिल के मजदूर हों या खेड़ा के ग्रामीण किसान। उन्होंने दिखा दिया कि सत्याग्रह की ताकत हर वर्ग को न्याय दिला सकती है। और अब आते हैं तीसरे भाग पर, दांडी मार्च की वो ऐतिहासिक यात्रा। 1929 की पूर्ण स्वराज की मांग के बाद 1930 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। जरा कल्पना कीजिए इस मार्च के विशाल पैमाने की। साबरमती आश्रम से दांडी तक पूरे 385 किलोमीटर यानी करीब 240 मील का सफर। गांधी जी अपनी लकड़ी की लाठी थामे आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे 78 भरोसेमंद अनुयायियों के साथ एक पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था। लगातार 24 दिनों तक हर रोज लगभग 16 किलोमीटर चलना कोई छोटी बात नहीं थी। 6 अप्रैल 1930 को जब वो समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्होंने बस वाष्पीकरण से बने नमक की एक मुट्ठी उठाई और इस एक झटके में शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य का नमक एकाधिकार टूट गया। विरोध के इस एक साधारण से दिखने वाले कदम का असर देखिए। इसने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की आग लगा दी। नतीजा, 60,000 से ज्यादा भारतीय गिरफ्तार हुए। इस एक घटना ने ब्रिटिश शासन की नींव को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि एक आम सी घरेलू चीज यानी नमक अचानक पूरे देश के प्रतिरोध और एकता का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक बन गया। इस अपार भीड़ में सरोजनी नायडू जैसी महिला नेत्री और सरदार पटेल जैसे कद्दावर नेता भी साथ चल रहे थे। अब ब्रिटिश साम्राज्य पर वैश्विक स्तर का भारी दबाव बन चुका था। चलिए अब बात करते हैं चौथे भाग की, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी आजादी की वो अंतिम और सबसे तीव्र लड़ाई जो 1942 में लड़ी गई। 1942 तक हालात बहुत तनावपूर्ण हो चुके थे। क्रिप्स मिशन विफल हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण भारत की सीमाओं पर खतरा मंडरा रहा था। ये साफ हो गया था कि अंग्रेजों की मौजूदगी भारत को युद्ध का मैदान बना देगी। इसलिए अब आजादी के लिए एक आखिरी और निर्णायक धक्का देना बहुत जरूरी हो गया था।
8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू उनके साथ मंच पर थे और वहां का माहौल करो या मरो की भावना से पूरी तरह चार्ज था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक मंत्र था जिसने आम जनता को अपना नेता खुद बनने की ताकत दी। अंग्रेज बौखला गए थे। अगली ही सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कमाल की बात देखिए, कठोर दमन के बावजूद आम जनता पीछे नहीं हटी। देश भर में जो समानांतर सरकारें बनी, उन्होंने बिना किसी शक के ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश साम्राज्य का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब आखिर में 5वें भाग पर नजर डालते हैं, गांधी जी का आर्थिक दर्शन। राजनीतिक लड़ाई तो खत्म हो रही थी, लेकिन अब सवाल ये था कि इस नए राष्ट्र की आर्थिक आत्मा कैसी होगी। उनका बहुत ही स्पष्ट मानना था कि ग्राम स्वराज के बिना राजनीतिक आज़ादी एकदम अधूरी है। साबरमती आश्रम में शांति से चरखा चलाते हुए उन्होंने आत्मनिर्भरता का एक ऐसा विजन दिया जहां खादी और कुटीर उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सके। उनका संदेश साफ था, सच्चा विकास सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सद्भाव से ही आ सकता है। विकेंद्रीकृत शासन, ग्रामीण सशक्तिकरण और समानता के ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। दरअसल इन्हीं सिद्धांतों ने उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को गहराई से प्रभावित किया है जो आज हमारे आधुनिक राष्ट्र को चला रही हैं। तो युवा वकील से लेकर दुनिया भर में शांति के प्रतीक बनने का ये पूरा सफर हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या राजनीति सच में सिर्फ सत्ता हासिल करने की कला है, या ये सेवा, नैतिकता और सत्य की एक निरंतर खोज हो सकती है? सत्य और अहिंसा के बल पर अगर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को झुकाया जा सकता है, तो ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि नैतिक नेतृत्व की ताकत हथियारों की ताकत से कई ज्यादा बड़ी और गहरी होती है।